हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट सम बेसिक इनकम टैक्सेशन रूल्स इन द यूके। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि यूके में टैक्सेस भरने से पहले पहली चीज तो हम यूके में टैक्सेस किसको भरते हैं? एचएमआरसी को। एचएमआरसी की फुल फॉर्म क्या हुई? हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड काउंसिल। ठीक है, तो यूके में हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले हमसे एक चीज पूछी जाती है, वर यू यूके रेजिडेंट इन दैट टैक्स ईयर। अगर आप यूके रेजिडेंट ही नहीं रहे हो तो आपको यूके में टैक्स पे करने की जरूरत क्यों है, राइट? दिस इज द क्वेश्चन जो यूके गवर्नमेंट या एचएमआरसी हमसे पूछेगी बिफोर हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। ठीक है, तो अगर आप यूके रेजिडेंट हो, if you have been a UK resident in that tax year, तो you will pay UK tax on your worldwide income। तो जितनी भी इनकम आपने कहीं से भी अर्न किया है सब पे आप यूके में टैक्स पे करोगे। ठीक है, बट इफ यू आर अ नॉन यूके रेजिडेंट तो फिर आप सिर्फ उसी इनकम पे यूके टैक्स पे करोगे जो आपने यूके में अर्न किया है। यूके टैक्स ऑन इनकम अर्न्ड इन यूके। ठीक है, सो इट मीन्स हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने से पहले कि हम ये देखें कि क्या एक इंडिविजुअल यूके रेजिडेंट रहा है या नहीं रहा है। ठीक है ना, इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है। हमारे पास 3 टेस्ट हैं ब्रॉडली जो हमें ये बताते हैं कि क्या एक इंडिविजुअल यूके रेजिडेंट है या नहीं है, एंड हम उस टेस्ट को सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हियर दे से दैट a taxpayer's residence has important consequences in establishing the tax treatment of the UK and overseas income and capital gains. Generally, an income who is UK resident is taxed on worldwide income, whereas a non-UK resident is liable to income tax only on income arising in the UK. Same चीज बोल रहे हैं, right? Now, statute sets out tests to determine whether or not an individual is UK resident in a tax year or not. उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू हमारे पास एक सीक्वेंस है, 3 टेस्ट हैं, तीनों टेस्ट को हम सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। ठीक है, पहला टेस्ट जो मेरा है वो कहता है कि क्या आप ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट हो या नहीं हो। उसको हम ऑटोमेटिक नॉन यूके रेजिडेंट टेस्ट भी बोल सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट भी बोल सकते हैं। सो दिस इज माई टेस्ट 1। यहाँ पे क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है? डज द इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी ऑफ द ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट। इस टेस्ट में हमारे पास 3 कंडीशंस होंगी। ठीक है, ओवरसीज ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट में हमारे पास 3 कंडीशंस होगी। अगर हम उन तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ओवरसीज रेजिडेंट हो जाएंगे, नॉन यूके रेजिडेंट हो जाएंगे। हमें टेस्ट 2 या टेस्ट 3 पे जाने की जरूरत ही नहीं है। एज इट इज सेड कि इफ एनी कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यस, देन ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट। ठीक है, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तीनों में से, फिर हम टेस्ट 2 पे जाएंगे। टेस्ट 2 इज ऑटोमेटिक यूके टेस्ट, ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंस टेस्ट, जिसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं क्या एक इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट है या नहीं है। अगेन यहाँ पे भी हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। अगर उन 3 कंडीशंस में से हम कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे तो हम ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट हो जाएंगे, और अगर नहीं सेटिस्फाई करेंगे तीनों में से कोई भी कंडीशन, फिर हम टेस्ट 3 पे जाएंगे। टेस्ट 3 इज सफिशिएंट टाइज टेस्ट। ठीक है, अगेन इफ वी सैटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ द सफिशिएंट टाई टेस्ट, फिर हम एक यूके रेजिडेंट हैं, नहीं तो वी आर अ नॉन यूके रेजिडेंट, बट वी फॉलो इट इन दिस सीक्वेंस। अगर मेरी कोई भी कंडीशन मीट हो रही है ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट की, तो बाकी 2 टेस्ट मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली अगर टेस्ट 1 में कोई कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हुई तो हम टेस्ट 2 में आएंगे।
टेस्ट 2 में अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ऑटोमेटिक यूके टेस्ट की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, टेस्ट 3 पे आने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यू कम ऑन टू टेस्ट 3 टू डिटरमाइन द रेजिडेंसी स्टेटस जब आपके टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट दी कंडीशंस कि इन तीनों टेस्ट में हमारे पास कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट, ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट। अब ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट में हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि इंडिविजुअल को 16 दिन से कम स्पेंड करने हैं यूके में। अगर वो 16 दिन से कम यूके में स्पेंड किए उन्होंने तो वो ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट है। सेकेंड, उनको 46 डेज से कम स्पेंड करने हैं यूके में एंड वो पिछले 3 साल के लिए यूके रेजिडेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है, फिर भी वो ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट है। और थर्ड कंडीशन हमारे पास ये है कि वो फुल टाइम ओवरसीज वर्क करते होने चाहिए एंड उन्होंने 91 डेज से लेस स्पेंड किया है यूके में ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो दैट इंडिविजुअल विल ऑटोमेटिकली नॉट बी अ यूके रेजिडेंट फॉर द होल टैक्स ईयर, ठीक है। अगर यहाँ से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर हम नेक्स्ट टेस्ट पे आएंगे विच इज ऑटोमेटिक यूके टेस्ट। अब ऑटोमेटिक यूके टेस्ट में भी हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि इफ एन इंडिविजुअल हैज स्पेंट 183 डेज और मोर इन द यूके, अगर उन्होंने 183 डेज या उससे ज्यादा स्पेंड किए यूके में वो ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट है। दूसरा, कि उनका एक ही घर है और वो घर भी यूके में है, कि उनका ओनली होम इज इन दी यूके, तो भी वो ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट है। एंड लास्ट कंडीशन इसमें जो है दैट दे कैरी आउट फुल टाइम वर्क इन द यूके, कि वो यूके में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं यूके में, तो भी वो ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट है। तो अगर वो यूके में उस टैक्स ईयर में जॉब कर रहे हैं, उनका इकलौता घर यूके में है एंड दे हैव स्पेंट मोर देन 183 डेज और 183 डेज इन द यूके, तो वो ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट है। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तीनों की तीनों सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऑटोमेटिक यूके टेस्ट में से भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है फिर हम टेस्ट 3 पे आएंगे विच इज सफिशिएंट टाइज टेस्ट। अब सफिशिएंट टाइज टेस्ट में हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। सफिशिएंट टाइज टेस्ट में पहले हम ये डिटरमाइन करेंगे कि क्या एक इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में यूके रेजिडेंट था या नहीं था, ठीक है। सबसे पहले हम ये डिटरमाइन करेंगे वेदर एन इंडिविजुअल हैज बीन अ प्रीवियस ईयर यूके रेजिडेंट और नॉट, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर रेजिडेंसी, ओके। सेकेंड स्टेप इज हमारे पास ना एक टेबल गिवन होती है, इन दी फॉर्मूला शीट भी गिवन होगी वो आपको, ठीक है। हमारे पास एक टेबल गिवन होती है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि वेदर दैट इंडिविजुअल हैज बीन हाउ मेनी डेज इन द यूके और वो प्रीवियस रेजिडेंट थे या नहीं थे। उसके बेसिस पे हमें एक चीज पता चलती है कि उनको यूके में कितनी टाइज चाहिए टू बिकम अ यूके रेजिडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये डिटरमाइन किया प्रीवियस रेजिडेंसी स्टेटस क्या था उनका, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारा ये होना चाहिए, हम ये देखेंगे हाउ मैनी डेज दे हैव स्पेंड इन यूके इन दैट टैक्स ईयर, ठीक है। ताकि हमें ये पता चल सके, पहली चीज डिटरमाइन क्या करेंगे, प्रीवियस रेजिडेंट थे या नहीं थे। फिर ये डिटरमाइन करेंगे कि उन्होंने कितने डेज यूके में स्पेंड किए ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर। उसके बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करेंगे हाउ मेनी टाइज एन इंडिविजुअल requires to be a UK resident,
let's take an example here. Let's say कि Sam has been a UK resident in the previous tax year. He spent, let's say 45 days or let's say 47 days in the UK in current tax year. Okay, अब सैम प्रीवियस टैक्स ईयर रेजिडेंट था तो हम ये वाली कॉलम में देखेंगे. अब he has spent 46 days. तो 46 days हमारे किसके बीच में आते हैं? 46 to 90 days. तो फिर हम इस कॉलम में इस रो में देखेंगे यहाँ पे that resident if 3 UK ties. इसका मतलब Sam needs 3 UK ties to be a UK resident. Sam needs 3 UK ties to be a UK resident. Okay. अब ये चीज हमने डिटरमाइन कर ली. अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास टाइज कितनी होती हैं. ठीक है. ओके. There are broadly 5 ties that we have. ठीक है. अब सैम को यहाँ पे 5 टाइज में से 3 टाइज सेटिस्फाई करनी है तो जाके सैम यूके रेजिडेंट हो जाएगा. सो पहली टाई होती है दैट एन इंडिविजुअल शुड हैव क्लोज फैमिली इन द यूके. अब क्लोज फैमिली में कौन कौन आता है? स्पाउस, सिविल पार्टनर और माइनर चाइल्ड. स्पाउस, सिविल पार्टनर इज सिमिलर टू स्पाउस. दैट क्या होता है, यूके में हम खुद को 2 इंडिविजुअल्स कैन रजिस्टर देमसेल्व्स एज सिविल पार्टनर. वो एक साथ रहते हैं एंड they are just like spouses but they are not married. Okay, so spouse या civil partner या कोई minor child यानी कि any child that is less than 18 years of age. ठीक है. तो अगर कोई close family है यूके में तो ये एक टाई सेटिस्फाई होगी. सेकेंड टाई है हमारी having accommodation in the UK in which the individual spends at least 1 night during the tax year. 2 कंडीशंस है यहाँ पे कि एक चीज तो उनके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए यूके में. अब वो अकोमोडेशन कहीं भी हो सकती है. दे शुड हैव अकोमोडेशन, चाहे वो उनके फ्रेंड्स के पास है, चाहे वो उनके रिलेटिव्स के पास है, चाहे वो उनका खुद का घर है. ठीक है. सो एंड साथ के साथ उन्होंने वहां पे 1 नाइट स्पेंड किया होना चाहिए. ठीक है. अकोमोडेशन होने के साथ साथ 1 नाइट, एटलीस्ट 1 नाइट उस अकोमोडेशन में स्पेंड किया होना चाहिए. ठीक है. थर्ड, दे हैव डन सब्सटैंटिव वर्क इन द यूके. सब्सटैंटिव वर्क मतलब एटलीस्ट 40 days वर्किंग, एटलीस्ट 3 hours a day. कि उन्होंने एटलीस्ट 40 दिन यूके में काम किया होना चाहिए फॉर एटलीस्ट मिनिमम 3 hours per day. 40 days and at least 3 hours a day. Okay. फोर्थ टाई जो है हमारे पास कि being in the UK for more than 90 days during the previous 2 tax years, either of the 2 previous tax year, during either of the 2 previous tax years. कि उन्होंने यूके में 90 डेज स्पेंड किए होने चाहिए. 90 डेज वो पिछले साल में भी हो सकते हैं, 90 डेज वो इस साल में भी हो सकते हैं, 90 डेज वो दोनों साल को मिला के भी हो सकते हैं. ठीक है. करंट ईयर और प्रीवियस टैक्स ईयर में उन्होंने 90 डेज स्पेंड किए होने चाहिए क्यूमुलेटिवली, मिला. ठीक है. 90 डेज पिछले में भी हो सकते हैं तो भी चलेगा, 90 डेज इस साल में भी हो सकते हैं, प्लस 90 डेज दोनों साल को मिलाकर भी हो सकते हैं. एंड जो लास्ट आई है हमारी कि दे शुड हैव स्पेंट मोर टाइम इन द यूके देन एनी अदर कंट्री. मान लो कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है, कोई इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहा है. ठीक है. वो अलग अलग कंट्रीज में घूम रहे हैं बट उन्होंने सबसे ज्यादा दिन फिर भी यूके में स्पेंड किए. लेट्स से एन इंडिविजुअल इज ट्रैवलिंग अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जहां भी जा रहे हैं. ठीक है. हर देश में उन्होंने 15 या 20 दिन या 1 महीना मैक्सिमम स्पेंड किया है बट स्टिल यूके में उन्होंने 3 महीने स्पेंड किए हैं. ठीक है. तो यूके में अगर ज्यादा टाइम स्पेंड किया है देन एनी अदर कंट्री तो वो हमारी 5th टाई मीट करता है.
ठीक है, एंड दिस इज ओनली रेलेवेंट इफ इंडिविजुअल वाज यूके रेजिडेंट इन एनी ऑफ द 3 प्रीवियस टैक्स ईयर्स। ठीक है, सो मेनली हमारे पास 5 टाइज हैं, हमें उसमें से देखना है कि एक इंडिविजुअल कितनी टाइज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले काम है ये देखना कि इंडिविजुअल प्रीवियस टैक्स ईयर था, प्रीवियस टैक्स ईयर में रेजिडेंट था या नहीं था। सेकंड हमारा काम क्या है, हमें ये देखना है कि उन्होंने इस टैक्स ईयर में यूके में कितने दिन स्पेंड किए। उसके बेसिस में हम टेबल से देखेंगे कि हमें कितनी यूके टाइज चाहिए ताकि वो एक रेजिडेंट बन सके। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखेंगे केस स्टडी में से, जो भी हमें केस स्टडी गिवन होगी, कि वो इंडिविजुअल कितनी टाइज सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि दैट इंडिविजुअल हैज बीन अ यूके रेजिडेंट और नॉट। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, यहाँ पे एक और चीज क्लैरिफाई कर लेते हैं। डे स्पेंड इन द यूके वुड बी अ डे इन द यूके इज एनी डे विच एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन द यूके एट मिडनाइट। अगर कोई यूके में एट मिडनाइट प्रेजेंट है, यानी कि लेट्स से हमें देखना है कि वो यूके में प्रेजेंट था 1 जून को या नहीं। अगर वो 1 जून की मिडनाइट को यूके में प्रेजेंट है तो उन्होंने उस दिन में यूके में वो थे। ठीक है, वी डोंट लुक एट कि पूरे दिन में रहे या नहीं, अगर मिडनाइट में प्रेजेंट है, ठीक है, इवन दो दे लीव इन द मॉर्निंग, वो स्टिल यूके में प्रेजेंट थे। एक्टिविटी 1, तो यहाँ पर इन 1 टैक्स ईयर सैली स्पेंड 15 days in the UK. Okay. State with reasons whether Sally would be UK resident in that tax year or not. अब हमारा as per automatic overseas test, Sally has satisfied the condition of spending less than 16 days in the UK in the tax year. Therefore, she is automatically non-UK resident. Okay. तो Sally has satisfied the first condition of our automatic overseas test, जिसमें बोला था कि an individual should spend less than 16 days in the UK during the tax year, तो वो automatically non-UK resident हो जाएंगे, right? ठीक है, let's move to activity 2 now. Activity 2 में ये लोग कह रहे हैं that Jimmy has lived in Tokyo where he owned a house all of his life. He came to UK on 1st May 2023, having sold his house in Tokyo the month before. He decided to buy a flat in London, which he uses as his only home. Jimmy lived in the London property until 30th September 2023 and then went on backpacking holiday for a year. State with reason whether Jimmy would be UK resident in the tax year for 23-24 or not. Alright, तो आंसर देखते हैं. Jimmy lived in Tokyo, जहाँ पे Jimmy had one house all of his life. But on 1st May Jimmy UK में आ गया and उसने 1 महीने पहले, UK में आने से 1 महीने पहले मतलब अप्रैल में अपना टोक्यो वाला घर बेच दिया. Now he decided to buy a flat in London. But अब UK में आने के बाद he bought a flat in London, जो कि उसका इकलौता घर होगा, राइट? अब जिमी लिव्ड इन द लंदन प्रॉपर्टी अंटिल 30th सितंबर 2023 और उसके बाद जिमी वेंट ऑन टू बैकपैकिंग हॉलिडे फॉर अ ईयर. अब यहाँ पे एज पर ऑटोमेटिक यूके टेस्ट
Jimmy's only home is in UK. During the tax year. Therefore, Jimmy is automatically UK resident. Alright. So अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ. Activity 3. Now let's look at activity 3, which is about sufficient ties test. यहाँ पे लोग कह रहे हैं that Andy was UK resident in the tax year 2022 to 2023, but was only present in the UK for 80 days during 2022-2023. He does not satisfy either automatic overseas test or automatic UK test in the tax year 2023-24. In the tax year 2023-24, Andy spent 48 days working 5 hours a day in the UK, where he was present at midnight. Andy's wife lives in the UK in their joint home, and Andy lives in this home when he's in UK. Andy spent the rest of the tax year 2023-24 in Spain. State with reasons whether Andy is UK resident in the tax year 2023 or 2024. अब हमारे को यहाँ पे पता है that Andy was resident in the previous tax year. ठीक है, हमको क्या पता है? पहली चीज that Andy was resident in previous tax year. Second चीज, Andy has spent 48 days working 5 hours a day. Andy ने कितने दिन स्पेंड किए? 48 days स्पेंड किए करंट टैक्स ईयर में. अब हमें ये देखना है कि एंडी को कितनी टाइज चाहिए टू बिकम अ यूके रेजिडेंट, कितनी सफिशिएंट, कितनी यूके टाइज चाहिए टू बिकम अ यूके रेजिडेंट. अब हम क्या करेंगे? विल गो बैक टू दैट टेबल जो हमने देखी थी. विल गो बैक टू दैट टेबल एंड उसमें से हम देखेंगे कि क्या एंडी सफिशिएंट टाइज टेस्ट मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है. Alright. So as per this table, Andy है previous resident था Andy, right? And Andy ने 46 to 90 days, 48 days spend किए यूके में. Andy को कितनी टाइज चाहिए? 3 टाइज चाहिए टू बिकम अ यूके रेजिडेंट. अब लेट्स सी कि Andy के पास 3 टाइज हैं या नहीं. ओके, Andy requires 3 ties to become a UK resident. Okay, तो पहली टाई जो एंडी के पास है that he has done substantial work in the UK. एंडी ने substantial work किया है यूके में. कैसे? He has done at least 40 days of work in the UK for at least 3 hours a day. Let's look at ties. कौन सी ties नहीं करती. पहली टाई है substantial work की. He has done 48 hours working for 5 hours a day, right? Substantial work tie is satisfied. Second is he has close family in the UK. Andy has close family because Andy's wife lives there, right? Andy की wife रहती है, तो close family tie is also satisfied. अब देखना है कि थर्ड टाई है हमारे पास या नहीं. ठीक है. एंड एंडी के पास अकोमोडेशन भी है क्योंकि एंडी और उसकी वाइफ का एक जॉइंट होम है जहां पे एंडी रहा भी है यूके में. सो थर्ड इज accommodation
is satisfied. तीनों टाई सेटिस्फाई हो रही हैं, तीनों टाई सेटिस्फाई हो रही हैं. सब्सटैंशियल वर्क टाई बिकॉज उसने 40 दिन और 3 घंटे से ज्यादा पर दिन काम किया है यूके में. सेकंड रोज फैमिली टाई जहाँ पे एंडी की वाइफ रहती है यूके में. थर्ड अकोमोडेशन. अकोमोडेशन में दो कंडीशन थी हमारे पास. एक कि उसके पास अकोमोडेशन अवेलेबल होनी चाहिए एंड वो उस अकोमोडेशन में रहा होना चाहिए. सो एंडी के पास अकोमोडेशन अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ देयर जॉइंट होम एंड एंडी हैज लिव्ड इन दैट होम व्हेन ही वाज इन द यूके फॉर 48 days. So as per sufficient test tie, Andy is required to satisfy 3 ties and Andy has satisfied 3 ties, therefore he is a UK resident.